नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। माफिया अतीक, जिसके नाम से कभी प्रयागराज में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत थी, लेकिन आज वो मिट्टी में मिल चुका है और अपने बेटे असद की कब्र के बगल में ही दफन है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे माफिया अतीक से जुड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स वसूलता था। बड़े बिल्डर, व्यापारियों से लेकर नेताओं से चुनाव टैक्स लेता था। और सबसे बड़ी बात, अतीक के चुनाव लड़ने पर गुंडा टैक्स वसूली पर्ची जारी होती थी। 3 से 5 लाख रुपए तक गुलाबी पर्ची का रेट था और कैश न लेकर अकाउंट में पैसे जमा कराए जाते थे। वहीं अब खबर यह भी है कि अतीक के मददगारों पर ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी ने 12 मददगारों को समन भेजा है, जिसमें एक मौजूदा विधायक, 2 पूर्व विधायक, 2 सीए, 3 बिल्डर और 4 अन्य लोग शामिल हैं। दुनिया के सिंडिकेट का एक बड़ा खुलासा हुआ है सिर्फ इंडिया न्यूज पर। हमारे हाथ वो पर्चियां लगी हैं जिन पर्चियों से अतीक को पैसे दिए जाते थे। उस दौरान जब अतीक चुनाव लड़ता था, उस दौरान जब कोई भी चुनाव होता था, या लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव, अतीक को जिम्मेवारी दी जाती थी कि आप इस सीट से कैंडिडेट लड़वाइए। अतीक यहाँ के बड़े बिल्डर्स से, यहाँ के बड़े सेठों से, यहाँ के बड़े व्यापारियों से, जिनका या तो रॉ मटेरियल प्रयागराज में आता है या प्रयागराज से जाता है, उन सब से बाकायदा गुंडा टैक्स वसूलता था। उनको बाकायदा बताया जाता था। 2 अलग अलग तरीके की पर्चियों का फॉर्मेट बनाया गया था। एक सफेद पर्ची जिसमें 30 लाख से ऊपर के पैसे जमा किए जाते थे एक बोगस अकाउंट में। उस पर्ची को पैसे जमा कराने के बाद जो वहां पे रेसिप्ट मिलती है, डिपॉजिट रिसिप्ट, वो बाकायदा आकर अतीक के एक शख्स को दी जाती थी। जिम्मेवारियां तय थी। एक गुलाबी रंग की पर्ची थी जिसमें इससे कम अमाउंट के पैसे जमा करवाए जाते थे। छोटे लोगों से पैसे लिए जाते थे, छोटे व्यापारियों से पैसे लिए जाते थे, और उसके लिए भी एक अलग शख्स था। पैसे जमा कराकर वो गुलाबी पर्ची जाकर उसे दी जाती थी कि भाई ये पैसे हमने जमा कर दिए हैं, हमारी जान बख्श दीजिए। इस तरह का सिंडिकेट चलाता था अतीक अहमद। पिछले 42 साल से करोड़ों अरबों रुपए की वसूली की गई इसी तरह गुंडा टैक्स की पर्चियों से। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। माफिया अतीक का एक व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल है। वो अपने बेटों को बदला लेने की बात कर रहा है। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं, देखिए रिपोर्ट। तो मुस्लिम साहब, पूरे इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया। ये अतीक अहमद का एक व्हाट्सएप चैट है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे घर ने उठाया। आज लोग हमारे खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में काम कर रहे हैं। अतीक आगे धमकी देते हुए लिखता है, ये अतीक का लिखा हुआ है, ये व्हाट्सएप चैट है, हम आपको बता रहे हैं। अतीक आगे लिखता है कि आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, बहुत जल्दी सारे हालात बदल रहे हैं। मैंने सब्र कर लिया है। मेरे कोई लड़के ना डॉक्टर बनेंगे ना वकील बनेंगे, सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। ये अतीक कह रहा है अपने व्हाट्सएप चैट में। जहां तक आपका घर है, कोई जान मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं, आपसे अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम का ससुर, ये 3 लोग भी मार खाएंगे। जो खबर दिखा रहे हैं वो देखकर आपको पता चलेगा कि अतीक अहमद की क्या सोच थी। अतीक अहमद क्या सोचता था, क्या चाहता था, और कहीं ना कहीं वो इशारा दे रहा था उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी। कैसे वो बिल्डरों से पैसे मांग रहा था, उसकी बीबी का मेयर का टिकट कंफर्म होने जा रहा था बसपा से, और वो कैसे अपने दिए हुए पैसे, अपने व्यापार में लगवाए हुए पैसे लोगों के व्यापारों में कैसे वापस मांग रहा था। ये चैट है जिसपे अतीक अहमद, ये एक्सक्लूसिव चैट हम इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस चैट में बाकायदा, ये चैट सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है जो बता रहा है अतीक अहमद इस चैट में कैसे धमका रहा है बिल्डर को, है, और कह रहा है कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुस्लिम साहब, पूरे इलाहाबाद में बहुत लोगों ने हमसे फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे घर ने उठाया।
ऐरे गहरे लोग मुझ पर FIR लिखा रहे हैं। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे का जो भी हिसाब है उसे पूरा कर दें। बाकायदा उसने इस चैट में लिखा है कि जो भी हिसाब है उसे पूरा कर दें। ये जिससे वो बात कर रहा था, जिस बिल्डर से, उसने लिखा, उसके बारे में लिख रहा है कि लोग पेट भर मार खाएंगे, आप बार बार ईडी कर रहे हैं, आपका जो भी पैसे का हिसाब है असद से वो पूरा कर लीजिए। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है। साथ ही दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। दीपक जी, आपका स्वागत है। पूर्व IPS हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं दिलीप यशवर्धन। दिलीप जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आनंद दुबे जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। खबर यह है कि अतीक के जो मददगार हैं, अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। कई लोगों को समन भी भेजे गए हैं। किस तरह की कार्रवाई चल रही है आगे? आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अगर म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। और जैसे जैसे अपराध के साथ साथ उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता रहा, उसका जो अपराध का ग्राफ है वो और तेजी के साथ बढ़ता चला गया। और उसने उस अपराध से जो पैसे कमाए उसको जगह जगह इन्वेस्ट किया। उसमें बहुत सारे लोग हैं और इसी चीज को लेकर जो है जांच चल रही है। आने वाले समय में अभी बहुत सारे चीजों का खुलासा होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने उसको राजनीतिक संरक्षण दिया, जिन लोगों ने उसको विधायक बनाया, सांसद बनाया और उसके भाई को विधायक बनाया, परिवार के तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में जुड़कर अपराध के साथ साथ अपना राजनीतिक रसूख बढ़ाते रहे, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने उससे फायदा लिया। और वो सारे लोग अब ईडी और तमाम लोगों के शिकंजे में फंस रहे हैं। जी जी, आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही है। सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, मैं ठीक कराता हूं जो भी दिक्कत है। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद वो शख्स जिसने समाजवादी पार्टी में विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए सबसे ज्यादा अपराध किए। इलाहाबाद में और आसपास के क्षेत्रों में अतीक अहमद ने लोगों की जबरन जमीनें कब्जा की, लोगों के मकान कब्जा किए, हत्या करवाई। ये तमाम अपराध उसने किया और इन अपराध से उसने अकूत पैसा कमाया। और ये पैसा निश्चित रूप से जो लोग उसको राजनीतिक संरक्षण देते रहे उन्होंने भी प्राप्त किया, और बाकी जो लोग उसके साथ बिजनेस में रहे वो लोग भी इस पैसे को यूज करते रहे। अब ये सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है और ये निश्चित रूप से जो जांच आगे बढ़ेगी तो ऐसे बहुत से नाम आएंगे जिन लोगों ने अतीक अहमद से फायदा लिया। चलिए, दीपक रंजन जी, कैसे इस कार्रवाई को आप देख रहे हैं? चूंकि कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ विधायक हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे से पूछना चाहता हूं। दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा से जुड़ेंगे। मैं लक्ष्मी नारायण जी आपके पास आ रहा हूं। सर, कैसे इस पूरी कार्रवाई को आप देख रहे हैं? चूंकि कई लोग नप सकते हैं, इसमें कई लोगों को समन भेज दिया गया है। नहीं, नपना भी चाहिए। जो भी अपराधी को प्रश्रय देते हैं, चाहे किसी तरह से मदद करते हैं, वो सब कार्रवाई के पात्र हैं और उन सब पर कार्रवाई होना भी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ मामला एक अपराधी का नहीं है जी, हमें तो सिस्टम पे भी बात करना पड़ेगा। बिल्कुल। सिस्टम के साथ दिक्कत क्या है कि आप देखिए कि अतीक के खिलाफ कितने मुकदमे लिखे हैं और सब पे जमानत, किसी पे निर्णय नहीं हो पा रहा। राजू पाल हत्याकांड को भी आज 18 साल हो गए हैं, ज्यादा ही हो रहा है बल्कि। तो ऐसे हालात में अब तक उस पर निर्णय नहीं कर पाई न्यायपालिका हमारी। चार्जशीट तो बहुत पहले लग चुकी थी। तो बिंदु ये है कि हमें कहीं पर, हम जिस बिंदु पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है कि जब तक हम स्पीडी जस्टिस की बात नहीं करेंगे तब तक बाकी सारी कार्रवाइयां बेमानी हो जाती है। क्योंकि आज क्रिमिनल को पता है
कि भाई ये सबको करने दो ना, अभी 1 साल बाद में फिर छूट के आ जाऊंगा, जमानत अब मेरी हो ही जाएगी। और ऐसा कौन सा अपराधी जिसकी जमानत नहीं हो रही है? मतलब जमानत का प्राविधान तो मुझे यही समझ में नहीं आता। जमानत तो सिर्फ इस बात के लिए हो सकती है कि हाँ भाई इनका डाउटफुल केस है कुछ, लेकिन ऐसा कोई भी अपराधी आज तक नहीं पैदा हुआ जिसकी जमानत न होती हो। तो ये सिस्टम में कहीं कमी है, और जब तक हम इस स्पीडी जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक सारी चीजें, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था कुछ भी कर ली जाए, सब बेमानी होगी। क्योंकि अपराध का सीधा संबंध जुडिशियल प्रोसेस से। बाकी चीजें जो ये हैं, बाकी कार्रवाइयां करने का जो नियम बने हुए उस पर कार्रवाई हो रही है। इन पे कार्रवाई होना चाहिए। इन पे गैंगस्टर लगा होता, गैंगस्टर पे कार्रवाई हुई होती, उस पे होता तो इनकी सारी जमीनें वगैरह कुर्क हो गई होती। लेकिन वो भी कार्रवाई नहीं हो पाई समय से, जो हो जानी चाहिए थी कायदे से, क्योंकि इनके पर गैंगस्टर तो लगा ही है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि गैंगस्टर में ये प्राविधान है कि उसका जो है जमीन वगैरह, उसकी जो प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती, जो भी उसने अपराध के जरिए कमाई है जी। ये सारी चीजों पे कार्रवाई होना चाहिए। और जहां तक राजनीतिक प्रश्न का सवाल है, तो सभी अपने अपने गहरमान में खुद ही झांक कर देखें कि उन्होंने कितने राजनीतिक लोगों को प्रश्रय दे रखा है। क्योंकि ये बात तो सही है कि जो बिच्छू होता है वो डंक मारेगा, आज आपके साथ है, आपको नहीं मारेगा, जब आपसे दूर हो जाएगा तो मर देगा जी। तो ये तो सोचना ही गलत है कि कौन किसके साथ जाएगा। जब तक आपके साथ तब तक आपका मीठा मीठा बोलेंगे, और जब हट जाएंगे दुनिया भर की गाली आप ही को देंगे। तो इसलिए हर राजनीतिक दल को ये सोचने की जरूरत है कि अपराधियों को न तो प्रश्रय लें और न प्रश्रय दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें न्यायपालिका पर बात करनी पड़ेगी और अंत में राजनीतिक संरक्षण पे बात करनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आप समझ लीजिए बस 19-20 का ही फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कुल मिलाकर जी। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, विधायक, पूर्व विधायक, सीए, बिल्डर और कुछ अन्य लोग, इन पर शिकंजा कसने की तैयारी है, समन भेज दिया गया है। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? ये प्रोसेस है, और प्रोसेस में जो भी लोग लूप में आएंगे उनको नोटिस दी जाएगी। क्योंकि इंक्वायरी गैदर करने के लिए एग्जीक्यूटिव को जहां जहां जो जो संशय होता है उन लोगों को वो लूप में लेती है, उनसे इंक्वायरी करती है, उनको नोटिस भेजती है। जरूरत होगी तो उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और वो सारे एविडेंसेस के तौर पर कोर्ट में रखे जाएंगे, या आगे जो भी कार्रवाई जहां भी उनकी जरूरत पड़ेगी वो रखे जाएंगे। अभी मैं लक्ष्मी नारायण जी को सुन रहा था, इन्होंने एक बात कही कि अपराधी का सीधा संबंध जुडिशरी से होता है। मैं इस बात पर ऑब्जेक्शन करता हूं लक्ष्मी नारायण जी, आप आईपीएस रहे हैं, सम्मान है आपका, लेकिन ये बात आपने गलत कही कि अपराधी का सीधा संबंध जुडिशरी से होता है। जुडिशरी सबसे लास्ट स्टेज पर आती है। अपराधी को पहले अगर किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्पीडीफाइड ट्रायल नहीं हो पा रहा है तो उसका एक कारण एग्जीक्यूटिव भी है, क्योंकि सरकार ही पैरवी करती है इस केस की, और कोई पैरवी नहीं करता है। सरकार अगर पैरवी मजबूती से करेगी तो स्पीडी ट्रायल हो सकता है। तीसरा, अगर स्पीडी ट्रायल नहीं हो पा रहा है तो ये टाइम बारिंग कौन तय करता है? संसद में बैठ करके कानून कौन बनाता है? विधानसभा में बैठ के कानून कौन बनाता है? जुडिशरी थोड़ी बनाती है। आपको लगता है कि जुडिशरी टाइम से फैसला नहीं देती है तो टाइम लिमिट फिक्स करा दीजिए। और ये अधिकार जुडिशरी को नहीं है, ये अधिकार संसद को है, विधानसभा को है। तो जुडिशरी दोषी नहीं है, जुडिशरी जो कानून है उसके हिसाब से चलती है। अगर सरकारी वकील डेट नहीं लेगा, सरकारी वकील अगर टाइम से पैरवी करेगा, सरकारी वकील का एविडेंस सबमिट कर देगा तो फैसला अपने आप हो जाएगा। कभी सरकारी वकील डेट लेता है, कभी दूसरा पक्ष डेट ले लेता है, तो जुडिशरी दोषी नहीं है, जुडिशरी को गलत कह रहे हैं आप। और रही बात जो अतीक अहमद की है, तो अतीक अहमद पे जो इंक्वायरी अब हो रही है, मैं ये कहता हूं कि इंक्वायरी पहले क्यों नहीं हुई? ईडी, सीबीआई ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में तो नहीं आती है ना। मैं मान लेता हूँ कि समाजवादी पार्टी का संरक्षण था अतीक अहमद को, लेकिन समाजवादी पार्टी को संरक्षण किसने दिया? इस देश की संसद ने दिया। अपराधी को राजनीतिक अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन बनाता है? क्या राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं? राजनीतिक पार्टी से टिकट देती है। अगर टिकट देने से कोई विधायक या सांसद बन जाता तो बहुत सारे लोग सांसद और विधायक बन जाते। टिकट देना राजनीतिक पार्टी का काम है, लेकिन वो पावर भी इस देश के कानून ने दी है राजनीतिक पार्टियों को। और एक अपराधी टिकट पे चुनाव लड़के जनता का प्रतिनिधि बनके कानून के मंदिर में बैठ सकता है, ये भी कानून ने तय किया है, ये किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं तय किया है। और अगर इसको बदलना चाहते हैं तो कानून के मंदिर में जो आज की डेट में राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं वो बदल दें। जब ये कानून ही हो जाएगा कि किसी अपराधी को टिकट नहीं मिलेगा तो कभी भी अपराधी टर्न्ड पॉलिटिशियन ये वर्ड ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस वर्ड को खत्म करने के लिए क्या कभी इसी राजनीतिक पार्टी ने कोई प्रक्रिया शुरू करी है? नहीं करी है।
कानून बनाना संसद और विधानसभा का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। जुडिशरी का काम उसमें एग्जीक्यूशन करना है। अगर आप ऐसे कानून लेकर के आ जाएंगे तो जुडिशरी उसी कानून के साथ उसका पालन करेगी और चलेगी। चलिए, दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। दीपक जी, आप अपनी बात तो जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। देखिए, अभी जैसा कि दिलीप यशवर्धन जी ने कहा कि न्यायपालिका पे उंगली उठाने का मेरा कोई अधिकार नहीं, और मैं न्यायपालिका पे मैं उंगली नहीं उठा रहा। मैं तो सरकार की पुलिसिंग, सरकार के सिस्टम पे मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो चैट अभी वायरल हो रहा है उसका सोर्स क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भी पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कई वर्षों से जो ये अतीक अहमद हो रहा है, अतीक अहमद पिछले कई वर्षों से जो है वो साबरमती जेल में जो है वो कैद है, वो कारागार में है। वो तो कारागार के अंदर रहते रहते उसको मोबाइल किसने मुहैया कराया? अगर मोबाइल उसको मुहैया कराया तो किसके कहने पर मुहैया कराया? सरकार में बैठे लोग उसकी पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी का जो पत्र जो वायरल हुआ उसमें सीधे सरकार बैठे मंत्री के ऊपर आरोप लगा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अपने आनंद दुबे से, इतने सालों से आपकी सरकार है, 6 साल से आपकी सरकार है, अगर लॉ एंड ऑर्डर तो बात आपसे नहीं की जाएगी, सवाल जो आपसे होगा तो किससे होगा? आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी उसका अतीक अहमद का लिंक किसी हमारे दल से आप जोड़ने का काम कर रहे हो। 17 साल की उम्र में जब उसने पहली हत्या की थी, उससे वो किस पार्टी का सदस्य था? तो समाजवादी पार्टी में था वो। कई बार उसके बाद आपकी सरकारें रही, आपने क्या कार्रवाई की? अभी जैसा कि आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि पुलिस के पास पूरा अधिकार होता है कि वो न्याय में जाकर के मजबूती से अपना पक्ष रखे। क्या आपकी सरकार ने कोई मजबूती से पक्ष रखे? उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई थी, और अगर आप मजबूती से पक्ष रखते तो शायद उसको उसी टाइम जो है वो फांसी की सजा हो जाती। लेकिन आप ही जो लोग उसको टालने का काम कर रहे थे, और अभी ईडी का नाम जैसे आया, आपके मंत्री का नाम जैसे आया, इस तरीके से स्क्रिप्टेड तरीके से मूवी की तरीके से आप लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उसको मारने का काम किया, हत्यारों ने उसको मारने का काम किया। तो उस टाइम आपकी पुलिस क्या कर रही थी? उसकी गाड़ी जेल अस्पताल के अंदर नहीं जा रही है, आप उसको बाहर उतार दे रहे हो। और उसको हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उसकी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उस दिन उसकी मेडिकल जांच कराने आप लेकर के जा रहे हैं। ठीक है। और मैं तो कहना चाहता हूँ अपने मीडिया जगत के भाइयों को, आनंद जी आ रहा हूं। जान देखने में डाल करके आप प्रवेश करते हो, इस तरीके से आप जान देखने में डाल के सही चुका अब हमने देखने का काम किया। ठीक है सर। जान जोखिम है तो सरकार ने आप लोग की जान को भी जोखिम में डाल रखा है। तो मैं तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दरखास्त करता हूँ कि अविलंब उत्तर प्रदेश की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पे तुरंत बर्खास्त करने का। चलिए, आनंद दुबे जी, बहुत संक्षेप में एक उत्तर चाहूंगा सर, बहुत शॉर्ट में। देखिए, इन्होंने कहा कि क्या उसने पहली हत्या की तो समाजवादी पार्टी का नहीं, लेकिन अतीक अहमद को माफिया डॉन बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बार बार उसको विधानसभा का टिकट दिया, उसको लोकसभा का टिकट दिया। जब उसने राजू पाल की हत्या कर दी, उसके बाद उसके भाई को उसी सीट से टिकट दिया। ये किसने किया? राकेश बहादुर को उसने घर में घुस के पीटा, नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को। आपने क्या कार्रवाई की? उसके भाई ने मदरसा से 2 लड़कियों को अगवा करा के उनके साथ जो है जघन्य दुष्कर्म की घटना करवाई, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? 2012 में 10 जजों ने जमानत उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया, अतीक अहमद के केस की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आप क्या कर रहे थे? आप अतीक अहमद को संरक्षण दे रहे थे, आप अतीक अहमद के काली कमाई में हिस्सा ले रहे थे, और यही वजह थी कि अतीक अहमद अपराध पर अपराध करता रहा। आपने कुछ नहीं किया। चलिए सर, अभी थोड़ा सा इंतजार हम कर लेते हैं। कार्रवाई शुरू हुई है तो देखना होगा कि कौन कौन से लोग हैं जो कि सपोर्ट कर रहे थे और किन पर गाज भी गिरती है। क्योंकि चलिए सर, प्लीज सर, देखिए झगड़ा मत करिए आपस में, समय बहुत कम बचा मेरे पास। ठीक है, में बैठ के कचहरियों में बैठकर अपना शासन चलाते थे। चलिए ठीक है सर, चलाते थे, और आपकी सरकार उनको संरक्षण देती थी। ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, प्लीज लक्ष्मी नारायण जी के पास में जा रहा हूं सर, समय बहुत कम बचा है। आपने अतीक अहमद को टिकट देकर विधायक बनाया या नहीं? आपने अतीक अहमद को सांसद बनाया या नहीं? आपने अतीक अहमद के भाई को टिकट दिया या नहीं? बताइए ना। ठीक है सर, आनंद जी और दीपक जी, प्लीज सर थोड़ा सा आप धैर्य रखिए आप लोग। ठीक है सर, लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। गुंडे माफियाओं को पालने पोसने वाली पार्टी, गुंडे माफियाओं के टुकड़ों पर पलने वाली पार्टी यहाँ बैठकर दूसरों पर आरोप लगा रही है।
चलिए ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी एक शॉर्ट फाइनल कमेंट सर आपका मैं चाहूंगा। सरकार आप चला रहे हो। ठीक है दीपक जी, ठीक है चलिए। सरकार हम चला रहे हैं, इसीलिए 3 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। आपने क्यों नहीं किया? आपने सजा दिलाने का काम क्यों नहीं किया? आप बताइए। सरकार हमारी है, इसीलिए मुंडे माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, इसीलिए उनसे अवैध जमीनों को खाली कराया जा रहा है। आपकी सरकार में, आपके संरक्षण में वो अवैध कब्जा करते थे, लोगों के मकान पर कब्जा करते थे, जो जमीन नहीं लेता था उसकी हत्या करा देते थे और उसमें आप हिस्सेदारी लेते थे। अरे साहब, जब एक सीनियर IAS ऑफिसर को पीटा गया, जजों ने सुनवाई करने। चलिए आनंद जी और दीपक जी प्लीज सर, अब थोड़ा आप लोग शांत हो जाइए। राज्यपाल की हत्या हुई, कृष्णानंद राय की हत्या हुई, तो उस समय का संविधान के ऊपर आप फूलमाला चढ़ा रहे थे। ठीक है, चलिए आनंद जी और दीपक जी प्लीज सर, दरख्वास्त कर रहा हूं थोड़ा आप लोग शांत हो जाइए। लक्ष्मी नारायण जी, सवाल यह है कि राजनीतिक संरक्षण लगातार मिलता रहा अतीक को और बड़ा वो होता गया, लेकिन कोई भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। सब लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई नहीं की और आपने कार्रवाई नहीं की। ये तो मानव बिहेवियर है, इसमें क्या कहा जा सकता है। ये तो आदमी कभी अपनी गलती स्वीकार करता कहाँ है, दिक्कत तो यहीं फंस जाती है। और राजनीतिक संरक्षण का ज्यादा सवाल है, पूरे भारत में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया है। चलिए दिलीप यशवर्धन जी, बहुत संक्षेप में एक फाइनल उत्तर आपका चाहूंगा। अभी जिस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये बड़े स्तर तक जाएगी? ये कहावत कही जाती है कि पहले हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं, फिर उनको चुप रहने की नसीहत देते हैं। इस देश में अपराधीकरण और राजनीतिकरण का कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है कि पहले राजनीतिक संरक्षण देकर के हम अपराधी को बड़ा करते हैं और फिर अपराधी को मार करके उसको राजनीति से दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहता हूं कि इस देश में हम लॉ ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में रहते हैं। आप ऐसा लॉ क्यों नहीं बना के लेके आते हैं? चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, जो भी प्रवक्ता ये जनप्रतिनिधि होने का और जनसम्मान की बात करते हैं, वो ये कानून क्यों नहीं लेकर के आते हैं? क्यों नहीं इस बात की वकालत करते हैं कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसको लॉ ब्रेकर को लॉ मेकर बनाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप वास्तव में जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज की डेट में, केंद्र में भी है, कई प्रदेशों में भी है, आप सारे कानून ले आते हैं, सारे कानून पास करा लेते हैं। आर्टिकल 370 आपने एक झटके में हटा दिया, तो आप ये कानून क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं कि जो नामी अपराधी है उसको जनप्रतिनिधि नहीं बनाया जाएगा, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा? ले आइए ये कानून। चलिए ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ, क्योंकि समय हमारे पास बस इतना ही है, लेकिन आगे हम उम्मीद करेंगे कि कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने प्रदेश के या फिर लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुछ लोगों को समन भेजा गया है ईडी की ओर से, क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई आगे इस पूरे केस को लेकर होती है या फिर कौन कौन से चेहरे उजागर होते हैं, ये देखना होगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।